नमस्कार। आज हम क्रिस्टलों की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे पहलू पर जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, उनकी कमियां या कहें तो अपूर्णताएं, मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट्स। हम तो अक्सर क्रिस्टल को एकदम परफेक्ट रेगुलर स्ट्रक्चर वाला सोचते हैं, है ना? हाँ, जैसे किसी ने बिल्कुल नाप तोल कर बनाया हो। हाँ, वो इमेज तो यही है, एटम्स या आयंस का एकदम रेगुलर बार बार दोहराया जाने वाला अरेंजमेंट। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। सच तो यह है कि एकदम परफेक्ट बिना किसी डिफेक्ट वाला क्रिस्टल मिलना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? हाँ, तब तक जब तक हम उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा ना कर दें, मतलब 0 केल्विन। 0 केल्विन? अच्छा, यानी नॉर्मल कंडीशन में तो हर क्रिस्टल में कुछ न कुछ मतलब गड़बड़ी होती ही है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझे कि क्रिस्टल में ये अनियमितताएं, ये डिफेक्ट्स क्यों और कैसे आते हैं, कितने तरह के होते हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या ये सिर्फ खामियां हैं या इनका कोई और मतलब भी है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे ये तथाकथित कमियां ही असल में पदार्थों को उनके बहुत से जरूरी गुण देती हैं। तो चलिए इस अपूर्ण पूर्णता की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले ये क्रिस्टल डिफेक्ट आखिर हैं क्या? हाँ, आसान शब्दों में अगर कहें तो बहुत आसान है। देखिए, किसी क्रिस्टल में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, उनका एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है ना? हाँ, एक खास पैटर्न। बस उस रेगुलर पैटर्न में कहीं भी कोई ब्रेक आ जाए, कोई डेविएशन हो, कोई अनियमितता हो, वही क्रिस्टल डिफेक्ट है। जैसे सोचिए, ईंटों की सीधी दीवार में कोई ईंट टेढ़ी लग गई हो या एक ईंट गायब ही हो। समझ गया। और ये आती कहाँ से है? मतलब बनते वक्त ही कुछ गड़बड़ हो जाती है? हाँ, ज्यादातर ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ही बन जाती हैं। सोचिए, पार्टिकल्स तेजी से जुड़कर क्रिस्टल बना रहे हैं। अगर ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है ना, हाँ, तो पार्टिकल्स को अपनी सही जगह पर एकदम सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। बस कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है। अच्छा। तो अगर हम क्रिस्टल को बहुत धीरे धीरे आराम से बनने दें तो डिफेक्ट्स कम होंगे? हाँ, बिल्कुल। धीमी गति से क्रिस्टलाइजेशन करने पर डिफेक्ट्स को काफी कम किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर पार्टिकल्स में थोड़ी थर्मल एनर्जी तो होती ही है। वो वाइब्रेट करते हैं, हिलते डुलते हैं। तो इसलिए एकदम जीरो डिफेक्ट वाला क्रिस्टल बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। एक और बात जो ध्यान खींच रहे थे, स्रोतों में लिखा है कि इन डिफेक्ट्स के बावजूद क्रिस्टल ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब चार्ज बैलेंस रहता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स इस तरह से बनते हैं या खुद को एडजस्ट करते हैं कि ओवरऑल चार्ज बैलेंस बना रहे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ये नेचर का एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात आपने कही थी कि कभी-कभी वैज्ञानिक जानबूझकर क्रिस्टलों में दोष डालते हैं। बिल्कुल। जानबूझकर कमियां पैदा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करके वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, डोपिंग जिसे कहते हैं। हाँ, डोपिंग। वो असल में जानबूझकर डिफेक्ट्स डालना ही है। वो डिफेक्ट्स ही उन मटेरियल्स को उनकी खास यूजफुलनेस देते हैं। अरे वाह! तो ये डिफेक्ट सिर्फ कमियां नहीं बल्कि मौके भी हो सकते हैं। अच्छा, तो आज हम किन खास डिफेक्ट्स पर फोकस करने वाले हैं? कई तरह के होते हैं ना, पॉइंट, लाइन, प्लेन। हाँ, कई तरह के हैं, लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स की। पॉइंट डिफेक्ट्स ये वो डिफेक्ट्स हैं जो क्रिस्टल लैटिस में किसी एक पॉइंट या किसी एक एटम के आसपास के अरेंजमेंट में गड़बड़ी से जुड़े होते हैं। मतलब ये छोटे लोकलाइज्ड डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स, इन्हें कैसे बांटा गया है? पॉइंट डिफेक्ट्स को हम मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, दूसरा अशुद्धता डिफेक्ट्स, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, और तीसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। चलिए पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ये नाम थोड़ा मुश्किल सा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला से मिलने वाला एटम्स का फिक्स्ड रेशियो। जैसे पानी H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। अच्छा। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स वो होते हैं जिनके होने के बाद भी कंपाउंड का ये बेसिक रेशियो, ये फॉर्मूला नहीं बदलता। जैसे अगर NaCl है, तो डिफेक्ट के बाद भी Na और Cl का 1:1 रेशियो ही रहेगा।
भले ही कुछ आयन अपनी जगह पर ना हो। समझ गया, मतलब रेशियो वही, बस अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़। इसके भी टाइप्स होंगे? हाँ, इसमें हम मेनली 4 टाइप डिस्कस करेंगे: वेकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। पहला है वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी डिफेक्ट नाम से ही लग रहा है खाली जगह। बिल्कुल सही। क्रिस्टल लैटिस में जहां एक पार्टिकल, एटम या आयन होना चाहिए था, वो वहां है ही नहीं, बस एक खाली जगह रह गई है, एक वेकेंसी। ऐसा मटेरियल को गर्म करने पर भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी मिलने पर कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ सकता है। और अगर पार्टिकल गायब हो गया तो जाहिर है वजन कम हुआ, इसका मतलब डेंसिटी पर असर पड़ेगा। एकदम सही पॉइंट पकड़ा। पार्टिकल कम होने से मास कम हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल का वॉल्यूम लगभग उतना ही रहता है, तो नतीजा डेंसिटी कम हो जाती है। ये वेकेंसी डिफेक्ट का डायरेक्ट असर है। ठीक है, अगला है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मतलब पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह। हाँ, वही इंटरस्टिशियल साइट। ये डिफेक्ट तब होता है जब क्रिस्टल का अपना ही कोई पार्टिकल अपनी नॉर्मल लैटिस पोजीशन छोड़कर एटम्स के बीच की किसी खाली जगह यानी इंटरस्टिशियल साइट में जाकर बैठ जाता है। अच्छा, इसमें डेंसिटी का क्या होगा? पार्टिकल तो क्रिस्टल के अंदर ही है, बस जगह बदली है। यहाँ 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, सोचिए कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जो लैटिस का ही टाइप का है, कहीं से आकर उस इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो गया। अच्छा, तो अब क्रिस्टल में पार्टिकल्स का टोटल नंबर बढ़ गया, यानी मास बढ़ गया। तो इस केस में डेंसिटी बढ़ जाती है। और दूसरी सिचुएशन? दूसरी ज्यादा कॉमन है। इसमें क्रिस्टल का ही एक पार्टिकल अपनी रेगुलर जगह छोड़ता है और पास के ही किसी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। अब क्या हुआ? उसकी ओरिजिनल जगह पर एक वैकेंसी बन गई और नई जगह पर वो इंटरस्टिशियल पार्टिकल बन गया। इस सिचुएशन में कोई पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, ना ही कोई बाहर से आया, बस जगह बदली है। इसलिए टोटल मास उतना ही रहा और डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहती है। ये दिलचस्प है, एक ही नाम के डिफेक्ट का डेंसिटी पर अलग अलग असर हो सकता है। अब आते हैं आयोनिक सॉलिड्स के खास डिफेक्ट्स पर। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट। हाँ, शॉर्टकी और फ्रैंकल ये दोनों मेन ही आयनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस से बराबर नंबर में कटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, गायब हो जाते हैं। बराबर नंबर में क्यों? ताकि क्रिस्टल की ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे, चार्ज बैलेंस रहना चाहिए ना। अगर एक पॉजिटिव आयन जैसे Na+ गायब हुआ तो एक नेगेटिव आयन जैसे Cl- भी गायब होगा। अच्छा, ये बैलेंस के लिए जरूरी है। और ये होता किन कंपाउंड्स में? ये उन आयनिक कंपाउंड्स में ज्यादा कॉमन है जहां कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर होता है। साइज बराबर हो? हाँ, और आयन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक आयन के चारों तरफ कितने पड़ोसी आयन हैं, वो ज्यादा होता है। जैसे अपना खाने वाला नमक NaCl या KCl, ये अच्छे उदाहरण है। क्योंकि यहाँ आयन क्रिस्टल से गायब हो रहे हैं तो इसका मतलब डेंसिटी फिर से कम होगी, जैसे वेकेंसी डिफेक्ट में हुई थी। बिल्कुल सही। आयन्स के गायब होने से मास कम हो गया, वॉल्यूम लगभग उतना ही रहा, इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट में भी डेंसिटी कम हो जाती है। तो हमारे नमक में भी ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते हैं। कमाल है। अच्छा, अब दूसरा आयनिक डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये शॉर्टकी से कैसे अलग है फिर? फ्रैंकल डिफेक्ट में भी आयन अपनी जगह छोड़ता है, लेकिन क्रिस्टल से गायब नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आमतौर पर जो छोटा वाला आयन होता है, अक्सर कैटायन, वो अपनी रेगुलर लैटिस साइट छोड़कर पास की किसी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। अच्छा, बीच की खाली जगह में? हाँ, तो यहाँ भी देखिए 2 चीजें हुई। जहां से वो हटा वहां एक वेकेंसी बन गई और जहां वो गया वहां एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन गया। तो ये कुछ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा ही हुआ, लेकिन आयोनिक क्रिस्टल में। और शायद तब होता होगा जब आयंस के साइज में फर्क ज्यादा हो। बिल्कुल सही समझा आपने। ये उन आयोनिक कंपाउंड्स में होता है जहां कैटायन और एनायन के साइज में काफी बड़ा अंतर होता है। आमतौर पर कैटायन बहुत छोटा होता है एनायन के मुकाबले और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होता है। छोटा साइज होने से क्या होता है? छोटा कैटायन आसानी से उन इंटरस्टिशियल जगहों में फिट हो जाता है। इसके उदाहरण है ZnS, AgCl, AgI। अब यहाँ डेंसिटी का क्या होगा? आयन तो क्रिस्टल के अंदर ही है, बस अपनी जगह से हिल गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, टोटल मास तो उतना ही रहा। इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी अनचेंज्ड रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों आयोनिक डिफेक्ट हैं, पर डेंसिटी पर असर बिल्कुल उल्टा। शॉर्टकी में आयन बाहर, डेंसिटी कम। फ्रैंकल में आयन अंदर ही शिफ्ट, डेंसिटी सेम। और आपने सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का जिक्र किया था कि वो दोनों दिखाता है। हाँ,
AEBR एक स्पेशल केस है। उसमें आयन साइज और बॉन्डिंग कुछ ऐसी है कि वो शॉटकी और फ्रेंकेल दोनों तरह के डिफेक्ट दिखा सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो शुद्ध एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं जैसे NaCl, KCl, उनमें फ्रेंकेल डिफेक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके कैटायन जैसे Na+, K+, वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट ही नहीं हो पाते। अच्छा, ये लॉजिकल है। तो ये हो गए स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। यहां तो नाम से लग रहा है कि बाहर से कोई मिलावट हो रही है। हाँ बिल्कुल। जब क्रिस्टल लैटिस में जो होस्ट एटम्स हैं उनकी जगह या उनके बीच में कोई बाहरी मतलब फॉरेन एटम आ जाए तो उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कोई उदाहरण? अरे एलॉयज के बारे में सोचिए। मिश्र धातुएं जैसे पीतल, ब्रास, वो क्या है? कॉपर और जिंक का एलॉय है। हाँ। उसमें जिंक के एटम कॉपर के क्रिस्टल लैटिस में कुछ कॉपर एटम्स की जगह ले लेते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का उदाहरण है। मतलब फॉरेन एटम ने होस्ट एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह ले ली। और क्या इम्प्योरिटी बीच की खाली जगहों में भी जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। उसे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्टील। स्टील बेसिकली लोहा होता है ना? लेकिन उसमें कार्बन के छोटे छोटे एटम्स लोहे के एटम्स के बीच की जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं उनमें फंसे होते हैं, और यही कार्बन एटम्स स्टील को लोहे से कहीं ज्यादा मजबूती, हार्डनेस देते हैं। तो यहाँ भी देखिए, एक इम्प्योरिटी या डिफेक्ट ही मटेरियल को यूजफुल बना रहा है। स्रोतों में एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण था जब अलग चार्ज वाली इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे नमक NaCl में थोड़ा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला दें। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का, जहां चार्ज बैलेंस का भी रोल आता है। देखिए, SrCl2 में स्ट्रोंशियम आयन पर +2 चार्ज होता है, Sr2+, जबकि NaCl में सोडियम आयन पर सिर्फ +1 चार्ज होता है, Na+। ठीक है। अब जब Sr2+ आयन क्रिस्टल में जाता है तो वो एक Na+ आयन की जगह लेता है, लेकिन चार्ज तो बैलेंस करना है। एक Sr2+ आयन 2 Na+ आयनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो होता क्या है कि एक Sr2+ आयन एक Na+ की जगह तो ले लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए एक और Na+ आयन की जगह खाली रह जाती है। ओहो, मतलब एक इम्प्योरिटी आयन डालने से क्रिस्टल में एक वैकेंसी भी बन गई। बिल्कुल, इसे एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इम्प्योरिटीज न सिर्फ खुद डिफेक्ट होती हैं, बल्कि वो दूसरे तरह के डिफेक्ट्स जैसे वैकेंसीज भी पैदा कर सकती हैं, और इस तरह वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज जैसे उसकी आयोनिक कंडक्टिविटी को बदल सकती हैं। ये तो वाकई बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि कैसे छोटी छोटी मिलावटें क्रिस्टल की पूरी कहानी बदल देती हैं। अब हम आते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स की तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट्स। हाँ। और यहाँ चीजें और भी अनोखी हो जाती हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इन डिफेक्ट्स में कंपाउंड की स्टोइक्योमेट्री ही बदल जाती है। मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो उस आइडियल केमिकल फॉर्मूला से अलग हो जाता है जो हम नॉर्मली लिखते हैं। क्रिस्टल का फॉर्मूला ही थोड़ा गड़बड़ा जाता है। फॉर्मूला ही बदल जाता है? ये कैसे होता है? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी धातु की कमी। ये उन मेटल्स के कंपाउंड्स में होता है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, जैसे आयरन जो Fe2+ और Fe3+ दोनों बनाता है, या निकेल जो Ni2+ और Ni3+ बना सकता है। तो इसमें होता क्या है? मेटल कम कैसे हो जाता है? इसमें कुछ मेटल आयन अपनी लैटिस साइट से गायब हो जाते हैं। अब क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, उसे बैलेंस करने के लिए पास का कोई दूसरा मेटल आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अपना लेता है। अच्छा, जैसे निकल ऑक्साइड NiO का उदाहरण लें। अगर एक Ni2+ आयन गायब हो जाए तो चार्ज बैलेंस करने के लिए पास के 2 Ni2+ आयन Ni3+ आयनों में बदल सकते हैं। अब 2 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था और 2 Ni2+ के Ni3+ बनने से 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, बैलेंस हो गया। लेकिन इस चक्कर में निकल एटम कम हो गए, तो फॉर्मूला NiO ना रहकर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे Ni.970, मतलब निकल थोड़ा कम है। समझ गया।
मेटल की कमी हो गई। तो जाहिर है दूसरा टाइप इसका उल्टा होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु ज्यादा। बिल्कुल, इसमें मेटल का रेशियो नॉन मेटल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये भी दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि एक एक्स्ट्रा कैटायन और उसको न्यूट्रलाइज करने वाला एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट्स में आकर बैठ जाएं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड ZnO को जब गर्म करते हैं तो वो थोड़ा डिकम्पोज होता है और कुछ एक्स्ट्रा Zn2+ आयन और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स में ट्रैप हो जाते हैं। इससे फॉर्मूला ZnO की जगह Zn1+XO जैसा हो जाता है, मतलब जिंक थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा तरीका? स्रोतों में F सेंटर्स का जिक्र था जो रंग पैदा करते हैं। ये क्या भला है? हाँ, ये शायद सबसे मजेदार डिफेक्ट्स में से एक है। ये होता है एनायन वेकेंसीज की वजह से, मतलब जहां नेगेटिव आयन एनायन होना चाहिए था वो जगह खाली है, लेकिन इस खाली जगह में एक इलेक्ट्रॉन आकर फंस जाता है। एक खाली नेगेटिव आयन की जगह पे फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन? हाँ, इसी इलेक्ट्रॉन भरे एनायन वेकेंसी को F सेंटर कहते हैं। F असल में जर्मन शब्द फार्बे से आया है, जिसका मतलब होता है कलर यानी रंग, क्योंकि ये F सेंटर्स ही अक्सर कलरलेस क्रिस्टल्स को रंगीन बना देते हैं। रंगीन कैसे? जैसे नमक NaCl तो सफेद होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप NaCl क्रिस्टल को सोडियम मेटल के वेपर में, मतलब भाप में गर्म करें तो कुछ कमाल होता है। सोडियम के एटम क्रिस्टल की सरफेस पर जमा हो जाते हैं। ठीक है। क्रिस्टल के अंदर से Cl- आयन डिफ्यूज होकर सरफेस पर आते हैं और सोडियम एटम से रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर? ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन वापस क्रिस्टल में डिफ्यूज करते हैं और उन खाली जगहों पर जाकर बैठ जाते हैं जहां से Cl- आयन निकले थे। यानी ये एनायन वेकेंसीज में ट्रैप हो जाते हैं और F सेंटर बनाते हैं। और यही रंग देते हैं? हाँ, अब ये ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें क्रिस्टल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। NaCl के केस में ये F सेंटर्स उसे पीला रंग देते हैं। कमाल है। यानी नमक जैसी साधारण चीज का रंग बदलना क्रिस्टल के अंदर की एक छोटी सी कमी, एक इलेक्ट्रॉन का गलत जगह फंस जाने की वजह से है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि क्रिस्टल डिफेक्ट सिर्फ स्ट्रक्चरल गड़बड़ियां नहीं है, वो मटेरियल की डेंसिटी, कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ और यहां तक कि उसके रंग जैसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को गहराई से बदल सकते हैं। ये कमियां ही क्रिस्टलों को उनकी असली पहचान और कई बार उपयोगिता भी देती हैं। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या हैं, एटम्स के रेगुलर अरेंजमेंट में डेविएशन, और ये एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर हर क्रिस्टल में होते ही हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड, टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। हमने खास तौर पर पॉइंट इफेक्ट्स पर फोकस किया, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा। स्टोइक्योमेट्री, जिसमें रेशियो सेम रहता है, इम्प्योरिटी, बाहर से मिलावट, और नॉन स्टोइक्योमेट्री, जिसमें रेशियो ही बदल जाता है। स्टोइक्योमेट्री में हमने वेकेंसी, खाली जगह, डेंसिटी कम, सेल्फ इंटरस्टिशियल, एटम बीच में, डेंसिटी ज्यादा या सेम, शॉटकी, आयन पेयर गायब, डेंसिटी कम, और फ्रेंकेल, आयन अंदर ही शिफ्ट, डेंसिटी सेम, डिफेक्ट समझे। फिर हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखे, कैसे बाहरी एटम या तो होस्ट की जगह ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल जैसे पीतल या SrCl2 वाला नमक जिससे वेकेंसी भी बनी, या बीच की जगहों में बैठ सकते हैं, इंटरस्टिशियल जैसे स्टील में कार्बन जो उसे मजबूती देता है। और आखिर में नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट्स की बात की, जहां फॉर्मूला ही बदल जाता है। मेटल डेफिशिएंसी जैसे Ni0.97O और मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस में हमने F सेंटर्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन फंसी हुई अनायन वेकेंसीज जो क्रिस्टल को रंग देती हैं, जैसे NaCl का पीला हो जाना। बिल्कुल, ये सारी चर्चा यही दिखाती है कि क्रिस्टल्स की दुनिया उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं, लेकिन यही इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स उन्हें उनके बहुत से महत्वपूर्ण और उपयोगी गुण देते हैं। और यहीं पर मैं आज के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो हमारे स्रोतों से ही निकला है। हमने बात की कि वैज्ञानिक कभी-कभी जानबूझकर क्रिस्टलों में डिफेक्ट्स डालते हैं। हाँ, जैसे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए डोपिंग करना या खास प्रॉपर्टीज वाली एलॉयज बनाना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे हम इन तथाकथित इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स को
और गहराई से समझकर और उन्हें कंट्रोल करके भविष्य में खास कामों के लिए और भी बेहतर और भी उपयोगी मटेरियल्स डिजाइन कर सकते हैं। क्या मटेरियल साइंस का भविष्य परफेक्शन में नहीं बल्कि सोची समझी इम्परफेक्शन में छिपा है? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। शायद प्रकृति की इन गलतियों को समझना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, यही साइंस और इंजीनियरिंग की असली चुनौती और खूबसूरती है।